बात है 11 फरवरी 2011 की, 11 फेब 2011। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के दो एंट्री हैं, एक अजमेरी गेट साइड और एक पहाड़गंज के साइड। पहाड़गंज भी फेमस है, तमाम जो गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, उधर ही है। और एक अजमेरी गेट का इलाका है, जो अजमेरी गेट पुरानी दिल्ली को जोड़ता है। वहीं उसी अजमेरी गेट साइड में एक दिल्ली कॉलेज हुआ करता था, जिसका नाम अब जाकिर हुसैन कॉलेज है, जिसमें एक बार मिर्ज़ा गालिब पढ़ाने आए थे, पर वो लौट गए थे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक अजमेरी गेट साइड, एक पहाड़गंज साइड। 11 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे एक मुसाफिर जो है पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि पहाड़गंज साइड में एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ है और उस बैग के आसपास खून रिस रहा था उस बैग के अंदर से। तो उसे डाउट था। पुलिस की टीम फ़ौरन पहुंचती है वहाँ पे, लोकल पुलिस और सारी चीज़ें। और उसके बाद बैग को देख के ही लग गया था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि खून रिस रहा था बैग से बाहर और जो ज़मीन थी वो लाल होता जा रहा था। पुलिस की टीम आती है। उसके बाद तब तक मीडिया को भी ये खबर मिल चुकी थी, क्योंकि कॉल चल चुका था। तो उसके बाद फिर बाकी पुलिस की टीम अपने अफसरों का इंतज़ार करती है, उन सब की मौजूदगी में। तब तक मीडिया का कैमरा भी पहुंच गया। उस बैग को खोलने का फ़ैसला किया जाता है। करीब 2.5 फुट लंबी वो बैग थी। जब बैग खोला गया तो उस बैग के अंदर एक लड़की बंद थी और उस लड़की के दोनों हाथ उसके दोनों पैर के अंदर डाल दिए गए थे, इस तरीके से ताकि उसे एक गठरी की तरह बना दिया था और उस बैग के साइज़ के हिसाब से वो फिट हो सके। तो पैर मोड़कर हाथ उसके अंदर डालकर उसको बैग में फिट किया गया था। बैग से लड़की को बाहर निकाला गया। उसके गले पे एक तेज़ कट का निशान था और उसी से खून बह रहा था लगातार। तो लड़की जाहिर सी बात है मर चुकी थी। शुरुआती वहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी और पुलिस जो भी सीन ऑफ क्राइम में जो कुछ देखती है सब कुछ, तो लड़की का चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक था। उस चेहरे को छुपाने बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई थी, जिससे ये साफ पता चलता था कि कातिल को उसकी शिनाख्त को छुपाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके कमर पे एक जगह मोर का एक टैटू बना हुआ था, एक यही निशानी थी उसकी। खैर पुलिस उसके बाद लाश को ले जाती है और सब्ज़ी मंडी मुर्दा घर में उस लाश को रख देती है। फ़ोटो वोटो भी खींच लिया था पुलिस ने। फिर मीडिया के ज़रिए पुलिस अपील भी करती है कि ऐसी कोई लड़की जिसको कोई पहचानने वो सामने आए। 4 दिन बीत जाता है। इस दौरान में हम लोगों ने सभी ने फ़ोटो भी दिखाई, तस्वीर भी दिखाई, बल्कि मैंने वारदात में लगातार 3 दिन शो भी किया। 4 दिन इवन जब मुर्दा घर में बॉडी रखी हुई थी तो हमारी एक टीम मुर्दा घर के कई चक्कर काटी कि शायद वहाँ कोई आए, कोई पहचाने। लेकिन 4 दिन बीत गए। हैरत की बात यह थी कि एक लड़की जिसकी तस्वीर सारे अखबारों में, टीवी में, शक्ल साफ पहचानी जा रही है, निशानी के तौर पे कमर पे टैटू है, मोर का टैटू बना हुआ है, लेकिन कोई सामने ही नहीं आता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। तो आसपास के इलाके में भी था। पुलिस को उसमें 3-4 चीज़ें समझ में आ रही थी। एक ये कि या तो इस लड़की का कोई है नहीं, नंबर 2 शायद इस लड़की के साथ उसके घर वाले हैं भी तो रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, नंबर 3 शायद ये लड़की कहीं बहुत दूर दराज से आई है, जहाँ तक ये खबर, ये तस्वीर, ये न्यूज़ ना पहुँच पाई हो। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को चल रही थी और धीरे धीरे पुलिस इंतज़ार कर रही थी, लेकिन लड़की की कोई शिनाख्त करने के लिए आता ही नहीं है। 13 दिन बीत जाते हैं। 11 फरवरी को लाश मिली थी। इस दौरान में अब पुलिस इन 13 दिनों में क्या करती है कि अब शिनाख्त हो नहीं रही, कोई सामने आ नहीं रहा है, तो ये लाश यहाँ कैसे आई, सूटकेस किसने रखा। पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को खंगालने का फैसला किया। बदनसीबी से जिस जगह पे ये बैग रखकर जो भी कातिल वो गया था, वहाँ पे 3 सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन वो तीनों सीसीटीवी कैमरा उस जगह को नहीं पकड़ पा रहा था। मतलब बाकी चीज़ें कैमरे में कैद हैं, लेकिन जहाँ पे बैग है वहाँ तक अगर कोई आया और कौन रख के गया वो उस कैमरे की जद में नहीं था। तो अब यहाँ 2 चीज़ें होती। एक ये कि जिसने भी बैग रखा उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हर सीसीटीवी कैमरे के बारे में मालूम था और इसीलिए उसने ऐसी जगह बैग रखी जहाँ पे वो कैमरे में ना आ सके। तो जिस जगह पे बैग था वहाँ पे कहीं से पकड़ में आया नहीं। इसके बाद फिर पुलिस ने पता करना शुरू किया कि जो टाइमिंग थी 7 बजे,
तो पता चला कि सुबह 6 बजे से पुलिस ने खंगालना शुरू किया। 6 से सवा 7 तक कानपुर से, इलाहाबाद से, आपके ग्वालियर से कई ट्रेन आई। कुछ लोकल ट्रेन थी जो DMU लोकल चलती है यहाँ से, गाज़ियाबाद, मेरठ, सारी वो ट्रेन थी। तो अब ये पता करने के लिए कि अगर इस दौरान में आया और कोई इस ट्रेन से मतलब या तो आया है, वो लेकर आया और बैग रखा और चला गया, तो उस ट्रेन के ज़रिए कौन कौन सी ट्रेन कहाँ से आई पता किया करने की कोशिश की गई। तो उन ट्रेन के सारे जब आने के टाइम पे जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सारे CCTV कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया गया, लेकिन किसी भी कैमरे में कोई शख्स वो काला बैग वैसा लेकर ट्रेन से उतरते हुए नहीं दिखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुल 16 प्लेटफॉर्म हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 16 तक। पुलिस ने 16 के 16 प्लेटफॉर्म के CCTV खंगाल डाले, लेकिन कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला, कोई भी ऐसा नहीं मिला मुसाफिर जो उस बैग को लेकर आ सके। इसके अलावा अजमेरी गेट साइड, पहाड़गंज के साइड का जो मेन एंट्रेंस एग्ज़िट था, जो मुसाफिर आते हैं, जो बाहर निकलते हैं, जो ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं वो अंदर दाखिल होते हैं, उन सारे CCTV को भी खंगाला। उसमें कोई भी मुसाफिर ऐसा बैग लेकर ना स्टेशन के अंदर गया ना स्टेशन से बाहर निकला। तो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगालने के बाद, कई ट्रेन की लिस्ट निकालने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये बैग जो रखा था जिसने भी, वो किसी ट्रेन से किसी और शहर से दिल्ली नहीं आया था, बल्कि वो दिल्ली का ही था और उससे जाकर स्टेशन के बाहर ये बैग रखा और वहाँ से निकल गया। ये एविडेंस था शुरुआत में, क्योंकि कैमरे में कहीं कुछ मिला नहीं था। अब उस बैग को देखकर पुलिस को एक और चीज़ आया कि उस बैग में जहाँ पर रखा था वहाँ पे जिस तरीके से खून रिस रहा था, तो जाहिर सी बात है वो बैग कोई हाथ में लेके पैदल चलकर नहीं आएगा, वरना वो पूरे रास्ते में ब्लड की जो बूंदें हैं वो चलती जाएंगी, तो आप आसानी से पकड़ में आ सकते। तो 2 ऑप्शन थे, या तो अपनी गाड़ी में आया हो और दूसरा है कि उसने ऑटो किया हो। अब गाड़ी में आने में रिस्क ये है कि गाड़ी भी कैमरे के अंदर पकड़ा सकता है, क्योंकि गाड़ी जिस जगह पे बैग मिली वहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते, वहाँ पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते। आप रोकेंगे, बैग उतारेंगे, आप लोगों की नज़रों में आएंगे, नंबर प्लेट आपका है, आप पकड़े जाएंगे। तो फिर ये लगा कि ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकता है, तो अब ऑटो पे ज़्यादा उम्मीद थी। और ऑटो में ये था कि अगर जिस तरीके से बैग से खून रिस रहा था तो उस ऑटो में भी गिरा होगा। तो ये बड़ी हैरत की बात थी कि इतने दिन हो गए किसी ऑटो वाले ने, जबकि इतनी सारी न्यूज़ में आया, पंफलेट छपे, इवन टैक्सी ऑटो यूनियन से भी दिल्ली पुलिस ने कन्फर्म वो कांटेक्ट किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे अगर किसी ने काले बैग के साथ 11 फरवरी के सुबह को कोई किसी पैसेंजर को लेकर आया हो तो वो बताए, बट कोई सामने नहीं आया, जबकि जाहिर सी बात है उस ऑटो में भी ब्लड के निशान होंगे। तो ये सारी कवायद हो गई, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद इधर लड़की की शिनाख्त नहीं हो रही है, तब तक 13 दिन बीत गए। 13 दिन बाद 24 फरवरी 2011 को एक शख्स जिसका नाम करतार सिंह था पुलिस के पास पहुंचता है, और करतार सिंह के पास जब पहुंचता है वहाँ करतार सिंह, तो उसके हाथ में तस्वीर थी, अखबार की कटिंग थी जिसमें उसका फ़ोटो था, उसने टीवी पे भी देखा था। वो जाकर बताता है कि इस लड़की को मैं जानता हूँ, इसका नाम नीतू सोलंकी, ये मेरी बेटी है। तो पुलिस को बहुत हैरानी हुई और वो दिल्ली से ही आया था। तो पुलिस का पहला सवाल यही था कि हम बार बार हर जगह पोस्टर छपवा रहे हैं, न्यूज़ में, अखबार में, सब में खबरें आ रही हैं, फ्रंट पेज पे स्टोरी आ रही है, चैनल में आधे घंटे का शो बन रहा है, और आपके पास भी ये पुराना अखबार है, लेकिन आप इतनी दिन तक खामोश क्यों थे? आपकी बेटी गायब है। तब करतार सिंह ने बताया कि एक्चुअली ये कहानी तो 11 तारीख को ये लाश मिली थी, 12-13 को ही उनको ऐसी तस्वीर एक दिखी थी और टीवी पे भी दिखी, लेकिन उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा, मतलब ये कोई और, कई बार ऐसा होता है कि लड़की की शक्ल, कई लोगों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। तो बोला यकीन न करने की मेरी वजह ये थी कि मेरी बेटी तो सिंगापुर में है और 10 फरवरी की रात को ही उसने चैट किया था और बातचीत की थी, और उसने कहा था कि मैं 17 से 24 फरवरी के बीच में दिल्ली आ रही हूँ, ओपन टिकट ले चुकी हूँ, बस डेट एक बार काम जो भी होगा वो उसके हिसाब से। तो उसने कहा कि मेरी बात उसी रात हुई है, सुबह सुबह, ये लास्ट का टाइमिंग वो मेरा मैच नहीं किया। दूसरा उसने कहा कि वो 17 से 24 आ रही है, तो भी मुझे नहीं लगा, मुझे लगा ये कोई और लड़की हो सकती है। तो बोले आप क्यों आए? और ये जो पहुँचते हैं ये 24 फरवरी को ही पहुँचते हैं।
इनका ये था कि उसने 17 से 24 का ओपन टिकट कराया था। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 निकल गए, 24 आज लास्ट डेट है। दोपहर हो गया, अगर वो आना उसको होता तो वो ज़रूर कॉल करती, टिकट बताती, हम एयरपोर्ट जाते हैं, एयरलाइंस बताती। तो हमें फिर डाउट हुआ, इसलिए हम आए हैं आपके पास कि हम वो देखना चाहते हैं। फिर जो सारी चीज़ें पुलिस ने बताया, उसके कमर पे मोर का टैटू वैटू, तो वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई कि ये लड़की जो है ये नीतू सोलंकी ही है, जिसकी उम्र 20-22 साल थी और ये करतार सिंह की बेटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ चुकी नीतू सोलंकी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जो IBM कंपनी में काम करती थी। तो अब पुलिस के पास 13 दिन बाद पहली चीज़ सामने आई कि इस लड़की की पहचान क्या है। अब सवाल ये है कि इस बैग को यहाँ किसने रखा, बैग में नीतू को किसने डाला, बैग रेलवे स्टेशन तक कौन लाया, नीतू को किसने मारा। अब जब ये सारे सवाल, तो पहले तो पुलिस ने करतार सिंह से पूछा कि ये सिंगापुर की कहानी क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो करीब 8 महीने हो गए पहले यहाँ पे IBM में काम करती थी नीतू। फिर एक दिन वो आई और उसने कहा कि उसकी जॉब सिंगापुर में कंपनी में लग गई और वो सिंगापुर जा रही है, और सिंगापुर चली गई। और वो हमेशा फ़ोन करती थी और ये कहती थी मैं सिंगापुर से बात कर रही हूँ। वो तो घर वालों को कोई शक नहीं हुआ। अब पुलिस ने इधर जब छानबीन की तो पता चला कि नीतू सोलंकी तो कभी सिंगापुर गई ही नहीं। सारे जो एयरपोर्ट, इमिग्रेशन, इन सारे डिपार्टमेंट से खंगाला गया तो पता चला कि वो कभी नहीं गई। तो जब तफ्तीश शुरू हुई तो एक नाम आया सामने, और वो नाम था राजू गहलोत का। पता चला कि नीतू की दोस्ती, एक उसके ऑफिस और बाकी नीतू की जब लोगों से बातचीत की तो पता चला उसका एक बहुत करीबी दोस्त था राजू गहलोत, वो भी दिल्ली का रहने वाला। और इन दोनों की मुलाकात 2010 में ही हुई थी शुरुआत में। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हो गया। अब राजू गहलोत को पुलिस ने ढूंढना शुरू किया क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन राजू गहलोत कहीं मिला नहीं। इसी दौरान में राजू गहलोत का पता करते करते जब पुलिस उसके घर तक पहुंची तो एक उसका दोस्त मिला जिसका नाम था नवीन। नवीन के पास जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि क्योंकि राजू ने अपने घर वालों से भी उतने दिन से नहीं मिला था, उसको भी करीब 6-8 महीने हो गए थे जब से। राजू गहलोत जो था वो एयर इंडिया में नौकरी करता था, पर उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। तो राजू के घर वालों से कोई जानकारी मिली नहीं क्योंकि वो उनके कांटेक्ट में नहीं था, कभी कभार फ़ोन कर देता था। तो एक दोस्त के बारे में पता चला नवीन, जब पुलिस ने उसको उठाया और उससे थोड़ी सख्ती से बातचीत की तो नवीन ने यह बयान दिया कि नीतू और राजू दोनों प्यार करते थे, लेकिन दोनों एक ही गोत्र के थे, और एक ही गोत्र में दोनों के घर वाले शादी नहीं करते क्योंकि गोत्र के हिसाब से दोनों भाई बहन हो जाते। तो जो ऑनर किलिंग या हॉरर किलिंग हम लोग कहते हैं वो यहीं से शुरू होता है। तो उनका ये था कि वो जान दे देंगे पर शादी नहीं करेंगे, बट दोनों ने कहा कि हम अलग नहीं रह सकते, साथ रहेंगे। तो इसी के बाद नीतू और राजू गहलोत दोनों अपनी अपनी नौकरी छोड़कर साथ रहने का फैसला किया। नीतू ने घर में झूठ बोला कि वो सिंगापुर जा रही है, राजू ने भी झूठ बोला, और ये दोनों बेंगलोर पहुंच गए। बेंगलोर में करीब 6 महीने तक रहे। पैसे वैसे थे, दोनों जॉब करते थे, सेविंग भी थी। फिर बेंगलोर से गोवा पहुंचे। गोवा में कुछ वक्त बिताया। अब पैसे ख़त्म होने लगे, दोनों वापस दिल्ली लौटते हैं। दिल्ली आने के बाद आश्रम में, एक दिल्ली में निज़ामुद्दीन, अगर आप लोग गए हों, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उससे आगे बढ़ेंगे तो मथुरा रोड पे ही उसके नज़दीक आश्रम, ये ओखला के भी करीब है। तो आश्रम इलाके में इन्होंने एक घर किराए पे लिया और दोनों वहाँ रहने लगे। अब तक करीब 6-8 महीने बीत चुके होते थे दोनों को साथ में रहते हुए। इस दौरान वो बेंगलोर घूम आए, गोवा रह चुके, पैसे ख़त्म, अब दिल्ली में आ गए। नौकरी अभी कर नहीं रहे थे, जो सेविंग थी ख़त्म हो रही थी। 6-8 महीने का वक्त साथ गुजार चुके थे। तंगी, जो माली तंगी थी, वो अपना असर दिखा रही थी। तो रिश्तों का सच अब इनके सामने आने लगा। अब झगड़ा भी होने लगा और आपस में शिकायतें भी होने लगी। इस दौरान में जो राजू गहलोत था, ये अच्छा खासे परिवार से था, इसके पिता के पास प्रॉपर्टी भी थी। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो नीतू सोलंकी हमेशा ये कहने लगी राजू से कि तुम अपने फादर, अपने घर वालों से अपने जायदाद में हिस्सा मांगो और उस कुछ प्रॉपर्टी को बेच के हम लोग कुछ करेंगे।
राजू गहलोत नहीं चाहता था कि ऐसा करे, वो अपने माँ बाप से पैसे या प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। इस चीज़ को भी लेके भी लड़ाई होती रहती थी। इसके बाद एक दिन गुस्से में फिर राजू गहलोत की बहन को, ये 10 फरवरी 2011 की बात है, रात को नीतू ने फ़ोन कर दिया और इस प्रॉपर्टी और इसको कि अपने भाई के नाम पे कराओ, ये है वो है, और कुछ झगड़े में गुस्से में बात कर ली। और उस गुस्से और उसकी बहन से जिस तरीके से बात की, राजू गहलोत को ये पसंद नहीं आई बात। उसके बाद फिर दोनों में झगड़ा होता है फ़ोन रखने के बाद, नीतू और राजू में। राजू को बहुत गुस्सा आता है, वो चाकू उठाता है और नीतू के गले पे वार कर देता है। नीतू की मौत हो जाती है। अब जो कुछ हो गया, उसे बाद में फिर एहसास होता है कि उसने ये क्या किया। अब फिर बचना भी है, तो अपने दोस्त नवीन को फ़ोन करता है, सबसे पहले उसको बताता है कि ऐसे ऐसे उसने नीतू का कत्ल कर दिया है, अब मुझे लाश ठिकाने लगाना, तो अपनी गाड़ी लेकर आ जा। नवीन घबरा जाता है कि वो इस चक्कर में पड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। वो गाड़ी लाने से मना कर देता है। तब फिर राजू गहलोत लाश को गठरी की तरह बनाता है और एक घर में काला बैग था उसका पड़ा हुआ, जो अभी बेंगलोर गोवा सब घूमने गए थे, ख़रीदा था, उस बैग में उसकी लाश को पैक करता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है, क्योंकि रात में उसे डर था कि अगर बैग लेके गए तो कहीं चेकिंग, नाकेबंदी या लोग डाउट ज़्यादा करते हैं, सुबह सुबह शक नहीं करेंगे। तो सुबह सुबह फिर वो करीब 6 साढ़े 6 बजे अपने घर से निकलता है बैग लेकर, एक ऑटो को रुकवाता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है। उसका आइडिया ये था कि उस बैग को वो एक ट्रेन में लेकर बैठेगा और दिल्ली से दूर कहीं जाने के बाद वो ट्रेन से उतर जाएगा, बैग को उसी में छोड़ देगा, और या फिर रास्ते में अगर कहीं मौका मिला तो चलती ट्रेन से बैग को फेंक देगा। लेकिन जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा पहाड़गंज की तरफ, तो उसने देखा कि मेन गेट पे, अब तो सभी स्टेशन पे ऐसा होगा, स्कैनर लगा होता है, आपका लगेज बाकायदा स्कैन होके जाता है जैसे एयरपोर्ट पे। तो वो घबरा गया, उसे लगा कि अगर ये बैग स्कैन होगा तो सीधा सीधी पता चल जाएगा अंदर बॉडी है। तो फिर उसने कहा क्या करूं। तो इस डर के और घबराहट की वजह से उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज के साइड में एक सन्नाटा जगह था, वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, उसने बैग रखा, 2-3 मिनट वो खड़ा रहा ऐसे कि जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर उसने देखा कि कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा, बैग छोड़ा और वो वहाँ से निकल गया। तो उसका कोई ये नहीं था कि उसे मालूम था कौन सा सीसीटीवी कैमरा है, उसने तो सोचा भी नहीं था। नसीब ये था कि वो कैमरे की जद में नहीं आया, और उसका तो वापस जाता है और फिर उसी नवीन अपने दोस्त के पास जाता है, 3 दिन उसी के साथ रहता है दिल्ली में। इस दौरान में जब ये खबरें सब आने लगी, फिर वो दिल्ली से निकल लेता है, फिर अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे जाता है और भटकता रहता है। अब पुलिस को लाश भी मिल गई, सब कुछ हो गया, नवीन से कहानी पता चल गई। अब राजू गहलोत की सिर्फ तलाश थी जो असली कातिल है। लेकिन पुलिस, इसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम लग जाती है। बेंगलोर, कोलकाता, गोवा, पता नहीं मुंबई, कौन कौन से शहर की पुलिस छान मारती है। बीच बीच में इसके कुछ नंबर जो इसके दोस्तों घर वालों से पता चलता है, वो नंबर कभी गोवा में एक्टिव मिलता है, कभी बेंगलोर में, कभी कहीं और। पुलिस की टीम भी पहुंचती है, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। इसके पास 15 से 20 मोबाइल थे, हर मोबाइल से ये सिर्फ एक आध कॉल करता था और उसका तो उस मोबाइल को बेच देता था, क्योंकि नौकरी कर नहीं रहा था और उससे गुजारा करता था। तो वक्त बीतता गया, आखिर में पुलिस को मजबूरी में इसको दिल्ली के टॉप 10 मोस्ट वांटेड जो गायब हैं उसकी लिस्ट में डालना पड़ा नाम। और जब पुलिस को सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, नहीं पकड़ सकते हैं, तो फिर 2 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर डिक्लेयर किया कि शायद कोई जानकारी दे दे। फिर भी नहीं कोई जानकारी मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, 2011 से 2019 आ जाता है, पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। आज फ्राइडे है, 3 दिन पहले ट्यूसडे को अचानक राजू गहलोत के घर पे एक फ़ोन आता है और राजू गहलोत 8 साल के बाद पहली बार अपने घर पे उसने फ़ोन किया था। 8 साल तक वो अपने घर वालों से भी दूर था, अपने रिश्तेदारों से भी, अपने दोस्तों, मतलब जो भी उसको जानते थे राजू गहलोत के तौर पर, वो उन सब से उसने दूरी बना ली थी। और पुलिस लगातार घर पे नज़र रखी हुई थी। पुलिस ने यह भी कहा था जब भी कोई जानकारी आए, कोई फ़ोन कॉल आए, अब बताना। इवन उसके घर के नंबर भी सारे टैप करके रखे थे। तो मंगलवार को 8 साल के बाद फ़ोन आता है। फ़ोन पे राजू गहलोत था, वो अपनी माँ से बात करता है और माँ से कहता है कि मुझे एक बार तुमसे मिलना है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में हूँ।
8 साल के बाद बेटे का फ़ोन आया, जाहिर सी बात है घर वाले बहुत इमोशनल, और हॉस्पिटल का नाम सुन के फिर उन्हें धक्का भी लगा। पूरी फैमिली भागते हुए पारस हॉस्पिटल पहुंचती है। पारस हॉस्पिटल में जो उसने जहां बताया था वो वहीं था, और उसके बाद फैमिली मिलती है। इसी बीच एक फैमिली का मेंबर जब वो मिलती है तो वहाँ पे फैमिली एक तो पता चलता है कि अब राजू गहलोत कुछ पल का मेहमान है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए थे। उसको लीवर और किडनी की प्रॉब्लम थी, और वो हॉस्पिटल ही जब गया था पारस में तो डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया था। तो जब उसे मालूम हो गया कि वो अब बचने की उसकी उम्मीद नहीं है, तब उसने ख्वाहिश जताई कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है और बात करना चाहता है, लेकिन अपने असली नाम से। तब राजू गहलोत के नाम पे उसने फ़ोन किया, घर वाले आए। उसके बाद राजू गहलोत की मौत हो गई। अगले दिन बुधवार को राजू गहलोत का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस बीच में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भी फ़ोन गया और बताया गया कि राजू गहलोत यहाँ गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में फैमिली मेम्बर में से किसी ने फ़ोन किया। पुलिस पहुँचती है, लेकिन राजू गहलोत जिंदा हाथ नहीं लगता। तब तक राजू गहलोत की मौत हो चुकी थी। तो कायदे से 8 साल बाद भी पुलिस राजू गहलोत को गिरफ्तार नहीं कर सकी, और अपने पूरे जीते जी राजू गहलोत पुलिस को छकाता रहा, लेकिन वो हाथ नहीं आया। इसके बाद पुलिस को फिर सारी कहानी जब पता चली, राजू गहलोत दिल्ली पुलिस की सरहद से 10 किलोमीटर दूर 8 साल से रह रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा जिसे कहाँ कहाँ ढूंढा जा रहा है। तो फिर कहानी ये पता चली कि राजू गहलोत इधर उधर भटकने के बाद गुरुग्राम आ गया था, और गुरुग्राम में उसने अपना एक नया नाम रखा, रोहन दहिया। तो राजू गहलोत अब रोहन दहिया बन चुका था। उसने रोहन दहिया के नाम पे बाकायदा आधार कार्ड बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, पैन कार्ड बनाया, कॉलेज के और उसकी सारी डिग्रियां ली। डिग्रियां उसके पास कुछ थी भी, उसमें उसने नाम के साथ हेर फेर किया, और इसके बाद एक बड़ी कंपनी में गुरुग्राम में ही उसने सुपरवाइज़र की नौकरी की, और वहीं वो नौकरी कर रहा था। और उसी कंपनी के जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसी का बेनिफिट लेकर वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि बचना मुश्किल था, तो इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन ये पूरी कहानी ये बताती है, इससे पहले भी एक बार बहुत पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, जो रेप विक्टिम के मामले में जो एक आईपीएस का बेटा था, और कैसे वो तो एसबीआई में जाकर साउथ इंडिया में काम कर रहा था, वो बाद में पकड़ा गया था बहुत ज़माने के बाद। तो ये कहानी भी कुछ वैसी ही थी कि 8 साल तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। दिल्ली के बराबर गुरुग्राम में वो रहा, एक नए नाम से घूमता रहा। उसने उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की डिग्रियाँ, और सारी फर्जी। तो एक पहलू ये भी बताता है कि ये चीज़ें बनानी कितनी आसान काम है। आधार कार्ड और ये सब अब सोचते हैं कि हम लोग नहीं, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें बताती हैं कि ये चीज़ें आसानी से बन सकती हैं। तो ये थी एक ऐसी कहानी टैटू गर्ल की, जिसका कातिल 8 साल बाद मिला तो सही, लेकिन एक मुर्दे की शक्ल में। और मुर्दों को कभी हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जाती, न उन्हें कानून की चौखट पर ले जाकर खड़ा किया जा सकता है। तो अब कायदे से देखें तो नीतू सोलंकी की मौत की फाइल क्लोज़ होगी, क्योंकि अभी हुई नहीं है। अभी पुलिस को सारी इसमें क्लोजिंग रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन एक्यूज़ था उसकी मौत हो चुकी है। ये थी पूरी कहानी।